नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद में सर में। देखिए दोस्तों, कल हमने ये जो पहला पार्ट है क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का, ये जो पहला पार्ट है कल अपलोड कर दिया था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसका ये आधा आधा पार्ट अपलोड किया था और आज इसका पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। इसकी जो 2 लाइनें इसके वो पढ़ लेते हैं ताकि कंटिन्यू हो जाए। देखिए, ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक जो भुर्ज पेड़ है उसके पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। ये पांडुलिपि, जो पांडुलिपि होती है, ये देखिए ये भुर्ज जो पेड़ है उसकी छाल पर लिखी हुई है पांडुलिपि, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब इसमें दे रखा है जैसे इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई, ठीक है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है साहित्य के तौर पर, मतलब इनको सुरक्षित रख ली गई है, तभी आज ही मिल पाई है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे जो और भी जो काव्य है, कविता है, नाटक है, वो भी है, ठीक है, इन्हीं पांडुलिपियों में। और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और जबकि अन्य कई जो प्राकृत जो लेख हैं वो प्राकृत में लिखे, अन्य के जो लेख प्राकृत में लिखे गए और तमिल भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा का जो प्रयोग आम लोग करते थे, यानी उस समय की बात करें तो मौर्य समाज, मौर्य काल की जो बात करें तो उस समय जो लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। अगर जैसे इसमें बात करें तो जो गौतम बुद्ध है वो जो उपदेश देते थे वो प्राकृत भाषा में ही देते थे, और जो महावीर स्वामी वो भी प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे, ठीक है। दोनों का जो एरिया है ज़्यादातर देखा जाए तो वो बिहार है, बिहार यानी मगध, बिहार मगध है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये वाला एरिया आता है, ठीक है। तो उस समय यहाँ की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हालांकि पढ़ा सकते हैं आराम से, लेकिन इसमें जो खास होगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें से मैंने एक सवाल बता दिया कि जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हैं वो किस भाषा में प्रवचन देते? प्राकृत भाषा में प्रवचन देते, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो जैन धर्म की जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में? प्राकृत साहित्य में है। और जो बौद्ध धर्म है वो साहित्य, उसके साहित्य वो है पाली भाषा में। ये हमको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह वाले उत्कीर्ण किए जाते हैं ताकि मिटे नहीं, ठीक है। ये वो अभिलेख मैंने समझाया था, एक शिलालेख और अभिलेख वाला जो आपको बताया था। शिलालेख किसी पत्थर या चट्टान आदि को तराश कर, और अभिलेख उस शिलालेख आदि उस पर मतलब लिखे जा सकते हैं, और अभिलेख उसको तराश करके उसको थोड़ा डिजाइन करके वो बना सकते हो अभिलेख है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदर्शों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, ठीक है। कभी कभी शासक है और अपने जो आदेश है उनको उत्कीर्ण कराते, क्यों? ताकि लोग उनके आदेशों को पढ़ सकें और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण का उल्लेख दिया है। जैसे आज हम कुछ भी कार्य करेंगे तो वो अभिलेख नहीं लिखवाता है। जैसे मंदिरों कुछ दान धर्म आदि करते हैं तो ऐसे कुछ अभिलेख होता है कि फलाना फलाना ने ये कार्य किया और इसके सहयोग से ये कार्य पूरा हुआ, ठीक है। किसी ने कोई प्याव लगा दे तो वो लिखवाता कि हाँ भाई हमारे स्मृति में ये प्याव बनवाया गया, ये धर्मशाला बनवाए गए, ये मंदिर बनवाया गया इनकी याद में। तो उस तरह के वो अभिलेख होते हैं। बात करें तो उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का उल्लेख भी करते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए जो कोई शासक है, अब कौन शासक हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और उसने क्या क्या किया और कैसे उसने विजय प्राप्त की, कहाँ तक रहा, तो उसका जो पूरा काल है वो पूरा, उसका जो काल है, उसकी उपलब्धि, उसका वर्णन है, वो किसी को मालूम पड़ेगा। किसी ने इसके बारे में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो इसलिए वो क्या करता है राजा, तो अपने ही नाम का जो शिलालेख है, अपनी विजय का जो बखान है वो पूरा वर्णन करवा देता है। एक बात करें, इसमें पूछ रहा है, देखिए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती थी? लाभ तो क्या थे? जनता को मालूम हो जाता था कि राजा का आदेश क्या है, राजा क्या क्या कर रहा है और उसकी उपलब्धि क्या है, किस तरह विजय प्राप्त कर रहा है, शासक कहाँ तक है। देखिए दोस्तों, ये जो है अभिलेख, ये है अशोक का अभिलेख है। ये अफगानिस्तान के कंधार में मिला है, ठीक है। इसकी जो लिपि है अरामाइक और खरोष्टी, ये 2 लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिपि में लिखा हुआ है।
देखिए आइए पढ़ते आगे। ये कब का लिखा हुआ है? ये लगभग 2,2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। वर्तमान का जो अभी अफगानिस्तान है उसके कंधार से मिला हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ क्या होती है? अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। या तो अक्षरों से बनी होती है, संकेतों से बनी होती है। और जब हम कुछ बोलते हैं तो पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए जब हम लिखते हैं तो कुछ लिपियों से लिखते हैं। लिपियाँ अक्षरों और या संकेतों से बनी होती है। जैसे हिंदी अब हम और जो हम कुछ बोलते हैं तो वो भाषा होती है। देखिए हम जो हिंदी बोलते हैं, मान लीजिए हिंदी मैंने बोली, तो वो हिंदी भाषा वो जो देवनागरी लिपि से निकली हुई है। हिंदी जो भी हम लिखने वाली हिंदी है वो देवनागरी लिपि का रूपांतरण है। ठीक है। वैसे तो जो मूल भाषा है वो देवनागरी है, उससे रूपांतरण हुआ हिंदी भाषा का। ठीक है। और जो बोलते हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। इस अभिलेख के यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, अफगानिस्तान के कंधार में यूनानी और अरामाइक दो भिन्न लिपियों भाषाओं में है। यानी जो अभिलेख है एक तो यूनानी भाषा में है और एक अरामिक भाषा में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, उनका अध्ययन करते हैं। चित्र है पुराने, उनका अध्ययन करते हैं। मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, आभूषणों जो टूटने वाली चीज़ें नहीं होती है उनका भी अध्ययन करते हैं मूल रूप से। और सिक्के हैं पुराने ज़माने के, उसकी प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं और खुदाई भी करते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर और पक्की मिट्टी की, जैसे मान लीजिए कच्ची मिट्टी की आप कुछ बना लेंगे वस्तुएं, ठीक है, और उसको आग में पका लेंगे तो पक जाएगी। तो ऐसे पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है जो टूटने वाली नहीं होती है। ठीक है। ऐसे कठोर तत्व की बनी होती है जो जल्दी नष्ट नहीं होने वाली होती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और जो मछली है उनकी हड्डियों को भी ढूंढते हैं ताकि उन्हें जानने में मदद मिल सके कि उस ज़माने में लोग, अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति के अवशेष कहाँ से बचेंगे उस समय के? वो ह्यूमस बन जाते हैं इतना टाइम में तो। ठीक है। बाकी जो जल जाते हैं, अन्न के जैसे दाने हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, वो मिल पाते हैं अगर बचे हुए रहते तो। ठीक है। जले हुए रहते हैं, बचे हुए रहते तो मिल पाते हैं। अब एक सवाल है, इसको देखते हैं। ये क्या दे रखा है इसमें? बाएं तरफ जो दे रखा है, बाएं तरफ कौन सा? ये बाएं। इसकी बात कर रहे हैं। ये बाएं, ये दाएं। तो बाएं तरफ जो एक प्राचीन नगर से एक पात्र दे रखा है, इसमें क्या है पात्र में? ये वाला पात्र देखिए, इसकी नक्काशी, इसकी डिजाइन। तो इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो 4700 वर्ष पूर्व होता था, 4700 वर्ष पूर्व आप मान सकते हैं। 2000 तो ये मान लीजिए और 2700 वो मान लीजिए, तो कितने हज़ार वर्ष पूर्व हो गए? ये मिस्र के ज़माने का इस तरह का टाइम का हो गया। और ये दे रखा है दाएं। दाएं कौन सा? दाएं ये वाला। इसमें क्या दे रखा है? पहले इसको देख लेते हैं। ये चित्र है, अब देखिए इसमें दे रखा है दाएं। दाएं में क्या दे रखा है? ये एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये वाला जो दे रखा है चांदी के सिक्के हैं। इस तरह के सिक्कों का जो प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था और हमारे द्वारा आज भी आने वाले सिक्कों से ये भिन्न है। कैसे भिन्न है? ये उस समय का जो पुराने ज़माने का जो चांदी का सिक्का था, देखिए आज के ज़माने से कितना अलग है। ठीक है, बिल्कुल ही अलग है।
तो उस ज़माने में ये 4700 वर्ष पुराना है, ये 2500 वर्ष पुराना है। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। स्रोत क्या है? इतिहासकार उन्हें कहते हैं स्रोत जो अतीत का इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत उन्हें कहते हैं जो पांडुलिपियाँ है, अभिलेख है, और पुरातत्व से जो मालूम होती है जानकारी। ठीक है, तो वो स्रोत होते हैं, ये स्रोत है पुरातत्व अभिलेख। ठीक है, और इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करता है। देखिए, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। हम कुछ अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ उस जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कुछ स्रोत हमको मिल जाता है, तो बहुत जो जानकारी वो रोचक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते आते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का सुराग के रूप में प्रयोग कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अभी पूछ रहे हैं कि अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पाठ के जो शीर्षक है हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन, पशुपालकों या किसानों का जीवन है वो राजा और रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, पशुपालकों और किसानों का जो जीवन है राजा रानी के जीवन से बिल्कुल अलग होगा। ये तो करेंगे खेती और ये रहेंगे महलों में। ठीक है, तो इनका जीवन अलग है और इनका जीवन अलग है। तो इनके जीवन का जो अतीत है वो कैसा था, इनके जीवन कैसा था वो अतीत से मालूम पड़ता है। इनका जीवन कैसा था वो अतीत से मालूम पड़ता है। व्यापारियों का जीवन और शिल्पकारों का जीवन बहुत भिन्न था। व्यापारियों का जीवन और शिल्पकारों का जीवन बहुत अलग है। इनका जीवन अलग है, इनका जीवन अलग है। ठीक है, ये जो कुछ बनाते हैं वो सब व्यापारी खरीदते हैं, और व्यापारी जो बनाते हैं उनका व्यापार करते हैं। ठीक है, इनका बनाना, इनका बेचना, तो इनका जीवन अलग है और इनका जीवन अलग है। ये और कोई व्यापारी और भी कुछ अलग है जो जो निर्माण होती है उत्पाद उनको बेचते हैं। ठीक है, तो सबका जीवन अलग अलग है। तो जैसा कि हम आज देखते हैं कि उस समय भी देश के जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे उस समय। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो आज जो अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप ये भारत है, भारत के ये अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर ठीक है, तो इस अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन कैसे करते हैं? जैसे मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, तो उस तरह अपना भोजन करते हैं। साथ ही जो फल फूल का संग्रह भी करते हैं, तो इससे अपना भोजन करते हैं। मछली पकड़ के शिकार करके, साथ ही जो कुछ फल है वो और कुछ फूल है जो खा सकते हैं, कुछ दवाई बनाने काम में आते हैं। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? अपनी जो खाद्य आपूर्ति कैसे करते हैं? वो जो उत्पादित करते हैं, जो किसान है, पशुपालन, उन पर निर्भर रहते थे, अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह के जो भेद है अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि जो आज के जो वर्तमान में जो जीवन है कैसे चल रहा है, अतीत में भी जीवन वैसे चलता था। ठीक है, बिल्कुल मेल खाता है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद भी है। उस समय के जो शासक है अपनी विजयों का जो लेखा जोखा रखते थे, इस समय के जो शासक अपनी विजय को लेखा जोखा रखते थे। एक राजा ने एक राज्य जीता। ठीक है, तो उसके साम्राज्य, उसके जो राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, अब वो उसने क्या क्या किया और किसी ने कुछ लिखा नहीं, उसने भी नहीं लिखा, तो उस राजा ने क्या किया कि उसके जीवन का क्या पता किसी को। ठीक है, तो अपन उस राजा ने विजय हासिल करी, किसी अपने राज्य का बढ़ावा किया। ठीक है, तो जो वो लेख लिखवाता था उसी से उस सब जनता को मालूम होता था। ठीक है, यही कारण कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा जो लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि जो शिकारी है, मछुआरे है, संग्राहक है, कृषक है, पशुपालक है, उनके बारे में इतना अतीत में जानने को नहीं मिलता, क्योंकि वे अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी तक भी इनके बारे में कुछ जानना शेष है। यानी अतीत का ये जो पाठ है इसका मतलब ये है कि उस समय में जो लोग हैं वो अपना अतीत के बारे में तो कुछ शिलालेख अभिलेख ऐसे तो कुछ लिखते नहीं थे। शिलालेख अभिलेख कौन लिखते थे? जो राजा लोग हैं वही लिखते थे। ठीक है,
जो आम लोग हैं वो तो लिखते नहीं थे। तो आम लोगों का जो जीवन है, जो जीवन है, किस तरह से वो अपना जीवन जीते थे, किस तरह से अपने जो कार्य करते थे, व्यापार करते थे, उस समय उनके जो अतिथि, उन उनके जो स्रोत है, जो क्रिया करते थे, जो खाते थे पीते थे रहते थे, उनके बारे में तो उन चीज़ों से मालूम पड़ता था। और जो राजा के बारे में जो है अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से और जो सिक्कों के माध्यम से, ठीक है, उन शासकों के बारे में उन चीज़ों से मालूम होता था। ठीक है, अब इसमें कुछ दे रखा है कि तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है, इस तरह की गणना, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के पर्वत ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ज्ञात की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य होगा कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के पहले के रूप में जानी जाती है। और जैसा कि हम पुस्तक में पढ़ते हैं, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए इस वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। एक शॉर्टकट में बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए अभी जो सन चल रहा है 2022, ठीक है, पे चले जाइए आप, जीरो पे आ जाइए। ठीक है, ये 2022, ये पिच जीरो पे आ जाइए। और एक ये है, तो जो ये जीरो वाला जो समय है यहाँ पे, इससे जो पहले का जो समय है वो आता है ईसा पूर्व में। ठीक है, सम्राट अशोक के गौतम बुद्ध है, ठीक है, सिंधु सभ्यता से हड़प्पा घाटी, ये सारे जो है, ये सारे ईसा पूर्व में आ जाते हैं। और जब ईसा मसीह का जन्म होता है वहाँ से ईस्वी का समय शुरू होता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व तो ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म से जो स्टार्ट होता है वो ईस्वी। ठीक है, और ये जो कैलेंडर है ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये मान लीजिए 200 सालों से। नहीं तो पहले विक्रमी संवत चल रहा था भारत में पहले विक्रमी संवत चल रहा था। ठीक है, और मुगल काल में हिजरी संवत चल रहा था। अंग्रेजों के आने से ये जो कैलेंडर है ये अंग्रेजी संवत चलने लग गया है। ठीक है, 200 सालों से अंग्रेजी संवत चलने लग गया है। नेक्स्ट है, आइए देखिए इतिहास की तिथियाँ। इतिहास की तिथियों में क्या बता रखा है, अंग्रेजी में बीसी को क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बी का मतलब बिफोर, सी का मतलब क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुमने तिथियों से पहले एडी, हिंदी में एडी लिखा पाती हो, तो एक ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एनो, और डी का मतलब होता है डोमिनी। याद करने के लिए बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, जैसे ए है, ए के यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, तो ये ए, जैसे ए और डी, ए डी का मतलब क्या होता है, ए तो है, ए के यहाँ पर ये लाइन खींच दिए और इसको ओ कर दीजिए, एनो, एनो डोमिनी, फिर इसको डी बना दीजिए, डी को डोमिनी। ठीक है, ये हो गया। तो जो ए डी है वो एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। लैटिन शब्दों से ज़्यादातर जो है वो लैटिन शब्दों से ही बना है अंग्रेजी शब्द। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ए डी की जगह सी ई लिखा होता है, और ए डी की जगह सी लिखा होता है। ये ए डी है, इसकी जगह कभी सी ई लिखा होता है, और बी सी की जगह बी सी ई लिखा होता है। ठीक है, बी सी की जगह बी सी ई लिखा होता है। तो जो सी ई अक्षरों का जो प्रयोग है वो कॉमन एरा में होता है। जो सी ई अक्षर का है ये ए डी वाले में, तो सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बी सी ई का मतलब होता है वही बी सी, बी का मतलब बिफोर, तो ये भी बिफोर, तो बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये हो गया बी सी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के जो ज़्यादातर देशों में इस तरह का कैलेंडर का प्रयोग, विश्व के ज़्यादातर देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया था, लेकिन जो भारत में तिथियों के रूप में इस कैलेंडर का प्रयोग 200 वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था। यानी जब अंग्रेज आए थे तभी आरंभ हुआ था इस कैलेंडर का प्रयोग, जो आज हम करते हैं अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का जो प्रयोग होता है इसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल। ठीक है, एक जगह से मैं बता रहा था कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो अभिलेख के कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, जिनमें अभिलेखों में लिपियाँ और भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ने कैसे जान पाते कि उसमें लिखा गया था। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने का, इसमें इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए जो चित्र है इसमें दे रखा है कि इस प्रकार से अज्ञात लिपि की जानने की जो प्रसिद्ध कहानी है, अफ्रीकी देश मिस्र
सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम का जो अफ्रीकी देश है, उस समय 5000 वर्ष पूर्व के राजा रानी रहते थे, वहाँ की लिपि है देखिए। उस समय जैसे आज हम पी लिखते हैं, तो उस समय की जो स्थिति है पी, वो इस समय की जो लिपि है ये वाली लिपि है उत्तरी अफ्रीकी मिस्र देश की, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरीके से जो आज के टाइम में जो पुरातत्वविद है उन्होंने इस तरह से निकाला है, इसको पी, इसको टी, इसको ओ, इसको एल, ये एम, ये आई, ये एस, ठीक है। तो उस समय के जो अफ्रीकी उत्तरी अफ्रीकी देश है मिस्र, उसकी जो लिपि ये है, और ज़्यादातर जो और भी है ये लिखे हैं, ठीक है। और इसमें एक दे रखा है, इसमें क्या है देख लेते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ पे एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही जो लेख है वो 3 अलग अलग भाषाओं में मिला है। यानी एक तो मिस्र की भाषा में मिला है, ठीक है, एक यूनानी भाषा में मिला है, और एक यूनानी भाषा में मिला है, और मिस्र लिपि के 2 प्रकारों को मिला है। एक यूनानी भाषा में मिला है, और मिस्र लिपि है, मिस्र भाषा है, वो उसके भी 2 भाषा है। मिस्र भाषा उसकी भी 2 भाषा है, ठीक है। तो 3 अलग अलग भाषा में मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम से छोटे छोटे फ्रेम दिखाए गए हैं। राजा रानी के नाम से छोटे छोटे फ्रेम दिखाए, इन्हें कारतूस कहा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेम लिपियों में कारतूस कहा जाता है इनको। तो इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और जो मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की जो समानार्थक ध्वनि है उनकी पहचान की। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर है वो शेर के लिए है, ए अक्षर है चिड़िया के लिए बने हुए हैं। ऊपर देखते हैं, ये देखिए ये बता रहा है, जो एल है वो शेर के लिए, ए अक्षर है चिड़िया के लिए, ठीक है। ताले के लिए पी है, ठीक है। और ये कैमरे जैसे ऐसा कुछ है तो उसके लिए डी है। त्रिभुज के लिए के है। तो इस तरह के अलग अलग ये अक्षर है मिस्र की भाषा के, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, एक बार जब उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वह आसानी से उन अभिलेखों को पढ़ सके। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये ख़त्म होता है हमारा, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं क्या है ये सुमेलित करने वाला। जो नर्मदा घाटी है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों जो नर्मदा घाटी है वो आर्कटिक संग्रहण है, ठीक है। इसमें आर्कटिक संग्रहण होता था। नर्मदा घाटी में आर्कटिक संग्रहण होता था। मगध है, बहुत बड़ा साम्राज्य था पहला, ठीक है। एक ये वाला देखते गंगा घाटी, यहाँ पर क्या आरंभिक कृषि होते थे। सिंधु सहायक नदियाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जो गारो पहाड़े थी, प्रथम नगर। ये गारो पहाड़े है कहाँ, ये भारत का नक्शा है, ये गारो पहाड़ है, ये प्रथम नगर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है। तो ये जल्दबाजी में तो क्या, हमने कोर्स ख़त्म करना, टाइम कम है, इसलिए जल्दी से हमको इतना टाइम नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने इसको जल्दबाजी में इसको, लेकिन समझाया बहुत अच्छे तरीके से, तब इसको हमने ख़त्म किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लगे रहिए हमारे साथ में। NCERT क्लास 6 मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।